नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 6। मधुर और अब्बास जनरेटर वाले रूम में पहुंचे। उन्होंने उसकी दीवारें अच्छी प्रकार चेक की। वहां से हवेली के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस कमरे में कुदाल फावड़े जरूर पड़े थे और कुछ पेंट्स के डिब्बे भी पड़े थे। आगे झाड़ झंकार के कंटीले पौधे उगाए थे, फिर भी वो उनमें रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। हवेली की बाहरी दीवार का हर हिस्सा उन्होंने चेक किया। उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां से हवेली के अंदर आया जा सके। सवाल इस बात का है कि जब इमारत में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर वो अंदर कैसे पहुंचता है, अब्बास ने पूछा। वही रास्ता तो तलाश करना है। पिछली रात माना कि भुवन हवेली के बाहर था, पर अंदर तो जितेश और शंकर पहरा दे रहे थे और दोनों ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मेरे ख्याल से वो हवेली के मुख्य द्वार से ही अंदर आता जाता है। अब्बास को अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। कैसे? अब सुनो। सुलेमान और चोटीवाला का कत्ल हुआ तो सुलेमान मेन डोर खोलकर बाहर आ गया था। शायद ये उस बौने की चाल थी कि कोई हवेली का दरवाजा भीतर से खोले। उसने सुलेमान से दरवाजा खुलवा लिया और पिछली रात को दरवाजा खुला ही था। भुवन खुद बाहर था। उसने पहले भुवन का कत्ल किया, फिर अंदर चला आया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवेली के पिछले हिस्से में नीम का एक बड़ा सा वृक्ष था, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। दोनों थके हारे से चबूतरे पर आकर बैठ गए। पहले हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो इसी बौने ने किए हैं, अब्बास ने सवाल खड़ा किया। और किसी का अस्तित्व हमें नजर भी तो नहीं आया, मधुर ने जवाब दिया। लेकिन बौने का अस्तित्व हर जगह है, बैरियर खोलने से लेकर पिछली रात गेट में एंटर होने तक। तुम ये भी कहते हो कि गेट इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या बौने के पास रिमोट है? यकीनन। अब ये फैसला भी कर लेते हैं कि बौना जिंदा इंसान है या मुर्दा। रूहों को गेट के उस पार निकलने के लिए रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती, मधुर बोला। इसका मतलब वो जिंदा इंसान है। नहीं, मैं तुम्हारे तर्क से सहमत नहीं हूं। शैतानी रूहें 2 किस्म की होती हैं। मसलन अगर ड्रैकुला को इस हवेली में आना होगा और इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक है तो उसे भी रिमोट की ही जरूरत पड़ेगी। शरीर आर पार नहीं निकल सकता। बिना शरीर वाली आत्मा आर पार जा सकती है। जो रूहें किसी कारणवश अपना शरीर फिर से भौतिक रूप में हासिल कर लेती है, जैसे ड्रैकुला, वो इंसानी खून पीकर अपने शरीर को जिंदा रखता है। दूसरी रूह वो है जो इंसानी खाके में नजर तो आ सकती है, पर उसे छुआ नहीं जा सकता, जबकि ड्रैकुला को छुआ जा सकता है। इतना कहकर अब्बास खामोश हुआ। अब क्या कहते हो? उसने मधुर से सवाल किया। मेरे ख्याल से बौना ड्रैकुला की नस्ल का प्रेत है, मधुर बोला। थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे वो जिंदा इंसान है। दोनों ही बातें हो सकती है, मधुर ने जवाब दिया। इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं और इसी वजह से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर खामोशी छा गई। ड्रैकुला किस्म की रूहें वो रात को ही जागती हैं। दिन का उजाला उन्हें लुंज पुंज कर देता है। सूर्यास्त होते ही उनका शरीर जाग जाता है, अब्बास ने जवाब दिया। इनमें से कुछ ऐसी ताकतवर रूहें भी होती हैं जो दिन में भी काम कर सकती हैं। ये अलग बात है कि दिन में उनकी ताकत कुछ कम होती है। अगर वो बौना प्रेत है तो उसका मकसद साफ है। वो सब लोग जिन्हें उसने मारा है उसे वो कब्र खोदकर अपनी तरह बना सकता है। उसने पहले भी ऐसा किया होगा। हम लोग उसके पहले शिकार नहीं हो सकते। यहाँ और भी ऐसी गंदी रूहें होंगी। हो सकता है उनके लिए हवेली में आना मना हो, वरना हमें चट करने में उन्हें एक ही रात लगती और हमारी गोलियां उनका कुछ न बिगाड़ पाती। क्या वजह है जो इस तरफ कोई नहीं आता? दीपक चुप तो नहीं बैठा होगा? फिर पुलिस हमें तलाश करते हुए यहाँ तक क्यों नहीं आई? इसका मतलब इस किस्म के हादसे यहाँ पहले भी हो चुके हैं, इसलिए तो वो सड़क ब्लॉक की गई है और उस पर चेतावनी लिख दी गई है। मेरा यकीन कहता है कि बौना यहाँ अकेला नहीं होगा। और अगर ये मान लिया जाए कि बौना कोई प्रेत नहीं है तो? मधुर ने प्रश्न किया। तो उसकी हमसे क्या दुश्मनी है जो उसने हमें यहाँ घेर लिया और सबको मारे जा रहा है? उसका जो भी प्रयोजन है वो अब तक तो सामने आ जाना चाहिए। मसलन अगर हमारा किडनैप फिरौती के लिए किया गया है तो वो सामने आ जाता।
वो हमारे फोटो खींचता या वीडियो बनाकर उन लोगों को भेजता जहां से उसे फिरौती की रकम मिल जाती। किसी को मारने से उसे क्या हासिल होने वाला है? मेरे ख्याल से फिरौती इसकी वजह से नहीं हो सकती, मधुर बोला। फिर? किसी ने हम सबको खत्म करने का प्लान बनाया है। यहाँ पहले कुछ हादसे हुए होंगे, जैसे हमारी गाड़ियां तबाह हो गई, कुछ लोग मरे होंगे, कुछ अफवाहों ने हवा बनाई होगी कि इस गांव में भूत प्रेत है, सड़क ब्लॉक कर दी गई, कातिल ने इसी का लाभ उठाया। तुम ये कहना चाहते हो कि कातिल ने इतना तगड़ा इंतजाम किया, फोन लॉक करने के लिए जंपर लगवाए, फोन का नेटवर्क जाम कर दिया और इस गांव को भी खरीद लिया। हवेली भी उसने हासिल कर ली। चट्टान जो BMW पर गिरी वो उसी ने गिराई, पेड़ भी उसी ने काट कर डाला, ऑडी पर गिरने वाला पेड़ भी उसी ने गिराया, और वो भी सिर्फ एक आदमी ने। आदमी भी 3 फुट का। पगला गए हैं क्या? ये सारा नेटवर्क बनाने में महीनों लगते हैं। हाँ तो लंबे प्लान के लिए लंबी तैयारी होती है, कई बरस भी लग सकते हैं। और अगर हम इस लोकेशन पर ना आते तो क्या वो हमारे आने के इंतजार में यहाँ बरसों बरस बिताता? ये भी तो हो सकता है कि पूरी योजना बनाने के बाद उसी ने हमें यहाँ पहुंचने पर मजबूर किया हो। एक काम करो, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, उपन्यास लिखना शुरू कर दो। लिखकर बताओ कि ये प्लान कैसे बन सकता है। शायद मैं लिखने में कामयाबी हासिल कर लूं। चले। अब्बास उठ खड़ा हुआ। फिर दोनों किसी नतीजे पर ना पहुंचकर आगे बढ़ गए। खन्ना और बासु से सामना हुआ। वो दूसरी तरफ से चक्कर काट कर आ गए। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अब्बास ने पूछा। हम तो नीम के चबूतरे पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खन्ना ने सारी बात बता दी। अब्बास ने मधुर की तरफ देखा। मधुर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वो उसी दिशा में चल पड़े जहां से खन्ना और बासु आए थे। खन्ना उन्हें उसी कमरे में ले गया जो उसने देखा था। अब्बास और मधुर ने कमरे का निरीक्षण किया। जब बोरे में रखे इंसानी मांस के लोथड़े देखे तो वो नाक बंद करके बाहर आ गए। ये शैतानी रूहों का भोजन है, अब्बास बोला, जिसे वो यहाँ जमा कर रहा है। आ गई बात समझ में? वो बाहर अपने साथियों को ये भोजन परोसेगा और मेरा यकीन है कि उसने कब्रें जो हमने बनाई उन्हें भी खोदा होगा और सबके कलेजे निकाले होंगे। अर्थात अब्बास ने मोहर लगा दी थी कि बौना प्रेत है, लेकिन मधुर का दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। वो मन ही मन सारे घटनाक्रम के तार जोड़ रहा था। अब वो काम समाप्त करके हवेली के द्वार पर आ गए, लेकिन हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। बारी बारी सबके रिएक्शन गए। किसने बंद किया इसे अंदर से? मधुर बड़बड़ाया। दरवाजा इतना भारी था कि उसे थपथपाकर बजाने से कोई लाभ नहीं होता। अगर उसे नॉक किया जाता तो आवाज अंदर तक ना जाती। पहले वहां एक सांकल रही होगी जिसका कुंडा था पर सांकल नहीं थी। अंदर 4 लोग हैं, अब्बास बोला। विलासा, पायल, हरीश और विपुल भाई। दरवाजा इनमें से ही किसी ने बंद किया है। 5वां भी हो सकता है, मधुर बड़बड़ाया। फिर वो दौड़ पड़ा। मधुर विलासा वाले कमरे के बाहर पहुंच गया। इस वक्त उसके जहन में एक ही बात थी, कोई हम में से है जो सबको मार डालना चाहता है और बौना उसी का साथी है। वो केवल विलासा पर भरोसा कर रहा था और वो ठीक उस बेडरूम के नीचे आकर रुका जिसमें वो विलासा के साथ था। उसी बेडरूम की खिड़की से उसने रात का मंजर देखा था, लेकिन खिड़की पर लोहे की ग्रिल थी, इसलिए वो खिड़की के अंदर नहीं जा सकता था। उसने एक जंप मारा और खिड़की की ग्रिल को पकड़कर खुद को ऊपर उठाया। खिड़की बंद थी। एक हाथ से बैलेंस बनाकर उसने खिड़की को जोर से नॉक किया। 1 मिनट बाद ही खिड़की खुल गई और विलासा का चेहरा नमूदार हुआ। विली, उसने हाँफते हुए कहा, हवेली का दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया है। हाँ, किसने? विलासा ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, तुम इसे खोल सकती हो? खोलो। 1 मिनट। और अपना माउजर ले लो। कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो गोली चला देना। ओके, डोंट वरी। विलासा खिड़की से मुड़ गई। मधुर नीचे उतर गया। मधुर के पीछे अब्बास और खन्ना भी वहां आ गए थे। डॉक्टर बासु दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। खन्ना ने उसे वहीं रहने की हिदायत दी थी। कुछ देर में ही विलासा खिड़की पर दिखाई दी। दरवाजे पर अंदर से एक बड़ा ताला पड़ा है, उसे खोला नहीं जा सकता। वहां हरीश, विपुल और पायल भी है, उनकी मदद लो। वेट, विलासा फ्रेम से आउट हो गई। वो दोबारा वापस आई। वो बेहद घबराई हुई थी, चेहरे पर दहशत बरस रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। क्या हुआ? मधुर ने चीख कर पूछा। दो तो मरे पड़े हैं और पायल दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या हुआ उनको? मर गए, विलासा ने हकलाकर कहा। शायद पायल भी। उन सबकी कंपकपी छूट गई। किसी ने उन्हें मार डाला। अपने कमरे का दरवाजा बंद रखो। हाँ, वो बंद है, विलासा ने कांपते स्वर में कहा। ओ गॉड, अब? खन्ना की टांगे कांपी
और अब्बास ने अगर उसे संभाल ना लिया होता तो वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता। वो पसीने पसीने हो रहा था। विलासा की जान खतरे में है। मधुर ने कहा, हमें किसी भी सूरत में अंदर जाना होगा। मगर कैसे? अब्बास ने पूछा। दरवाजा तोड़कर। पर दरवाजा बहुत भारी है, उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? यहाँ कुछ कुदालें पड़ी हैं। अब्बास, मेरे साथ आओ। खन्ना तो कांप रहा है। अब्बास खन्ना को संभाले हुए था। इन्हें नीम के चबूतरे पर लिटा देते हैं। अब्बास और मधुर ने मिलकर खन्ना को उठाया और नीम के चबूतरे पर लाकर लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने जनरेटर रूम से 2 कुदालें उठा ली। मैं कहता हूं ये भूत प्रेतों का काम नहीं है, मधुर ने चीखते हुए कहा। बौना अंदर ही है। दोनों हवेली के मुख्य द्वार पर आ गए। तभी हवेली के अंदर से माउथ ऑर्गन बजने की आवाज सुनाई दी। धुन बज रही थी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। दरवाजे पर कुदालों का प्रहार शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर टीकमगढ़ पहुंच चुके थे। वे गूगल मैप द्वारा आगे बढ़ रहे थे। दोनों कॉप्टर वन विभाग के कंपाउंड में लैंड हो गए। वहां से एक गाइड को साथ ले लिया गया। उन्होंने किसी प्रकार का विलंब नहीं किया। दोनों कॉप्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए उस खाई के ऊपर पहुंच गए जहां से नीचे पड़ी वैनिटी नजर आ रही थी, पर वहां कॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं थी। 1-2 चक्कर मारकर वह ऐसी कोई जगह तलाश करते रहे, पर ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी। अब दोनों कॉप्टर के कमांडोज रस्सियों के सहारे खाई में कूद गए। वन विभाग की 2 गाड़ियां और 2 पुलिस फोर्स की गाड़ियां सड़क पर इस जगह पहुंच गई थी जहां से वैनिटी खाई में गिरी थी। आगे जाने का रास्ता BMW की वजह से ब्लॉक था। गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। मलबे से BMW को निकालो, टीम कमांडर ने कहा, ताकि आगे जाने का रास्ता खुल सके। गाड़ियों में पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़े और कुदाले भी थी, फावड़े बेलचे भी थे। अधिकारी का आदेश पाते ही जवान नीचे उतरकर काम पर लग गया। कमांडोज रस्सी के सहारे नीचे उतर चुके थे। दोनों वैनिटी का कचूमर निकल गया था। कमांडो ने उनके बंद दरवाजे उखाड़ फेंके। एक वैनिटी बिल्कुल खाली थी। दूसरी वैनिटी में 5 लोगों के शव शत विक्षत हालत में पड़े हुए थे। लाशों को बाहर खींचने का काम शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर वापस मुड़कर एक समतल मैदान में लैंड हो गया जो पहाड़ी के टॉप पर था। उन्हें जगह मिल गई थी। सभी कमांडोज के पास रेडियो सेट था जो उनके हेलमेट में फिक्स था। ये बिल्कुल आधुनिक किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सेट थे जो यहाँ काम कर रहे थे। कमांडोज अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। कमांडोज की सूचना के अनुसार वहां 5 लोगों के शव के अतिरिक्त कोई शव नहीं था। फिर भी वो आसपास तलाश कर रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने को आ गई और अंधेरे की चादर परसने लगी। शवों को एक जगह रखकर उन्हें निकालने का काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया। हेलीकॉप्टर कमांडोज को लेने के लिए पहुंच गए और रस्सियों के द्वारा ही उन्हें वापस कॉप्टर में चढ़ा लिया गया। कुदालों के लगातार प्रहार से उन्हें कुछ कामयाबी मिल गई। दरवाजे में इतना बड़ा सुराग बन गया कि एक आदमी अंदर जा सके। ये दिलेरी मधुर ने ही दिखाई। चबूतरे पर टेस्ट करने के बाद खन्ना भी वहां आ गया। उसे अकेले में डर महसूस हो रहा था। मधुर के हाथ में गन थी। उसने ड्राइंग रूम का निरीक्षण किया। वो बेहद चौकन्ना था। जरा सी आहट पाते ही एकदम टर्न करके दोनों हाथों से गन तान देता। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। हर तरफ खामोशी थी। फिर अब्बास ने बाहर से आवाजें दी। मधुर ड्राइंग रूम का चक्कर काटकर विलासा के बेडरूम तक दबे कदम आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो चौंक चौंक कर पलट जाता, पर वहां कोई नहीं था। उसने विलासा के बेडरूम का दरवाजा नॉक किया। मैं मधुर, उसने कहा। अंदर आहट हुई। फिर विलासा ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में माउजर था। मधुर जल्दी से अंदर आ गया। साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। वे दोनों, विलासा ने कांपते स्वर में कहा। डरो मत, मैं आ गया हूं। वो यहीं अंदर है, विलासा बोली। जानता हूं, मधुर बोला। हमें हिम्मत से काम लेना है। अब हम उसे हवेली से बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे। तभी अब्बास की आवाज सुनाई दी। मधुर, मुझे अंदर खींचो, मैं फंस गया हूं। बासु और जगह बनाने के लिए कुदाले चलाने लगा। एक प्रहार अब्बास के सीने के पास लगा। ए रुको, मुझे चोट लग सकती है। मधुर और विलासा दोनों ही वहां आ गए। मधुर ने ताले को देखा। पीछे हटो अब्बास, उसने कहा। अब्बास पीछे सरक गया। उसका सिर सुराग से अंदर आ गया था। मुझे एक कुदाल दो, मधुर ने कहा। मैं ताला तोड़ता हूं। अब्बास ने एक कुदाल अंदर सरका दी। मधुर ने कुदाल ले ली। विलासा स्टोर रूम में पहुंची। उसने एक ठोकर मारकर दरवाजा खोल दिया। माउजर उसके हाथ में था। उसने स्टोर रूम में एक सरसरी निगाह दौड़ाई। फिर उसकी निगाह एक हथौड़े पर पड़ गई। वो इस वक्त किसी भी तौर पर खौफजदा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चंडी सवार हो गई हो। जब उसे अंदर कोई भी आहट महसूस नहीं हुई तो उसने अंदर कदम रखा और हथौड़ा उठा लिया।
हथौड़ा उठाकर वो हवेली के ड्राइंग रूम में आ गई और ताले पर हथौड़े से प्रहार करने लगी। कुछ ही देर में ताला टूट गया। मधुर ने हवेली का दरवाजा खोल दिया। अब्बास, खन्ना और बासु लड़खड़ाते हुए अंदर आ गए। मधुर ने तुरंत हवेली का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर तक वो सब गहरी गहरी सांसें लेते रहे। विलासा, तुम यहीं रहोगी। अगर वो बौना नजर आए तो बेधड़क उसे गोली मार देना। वो अंदर ही है। ये ताला उसी ने लगाया है ताकि हम लोग अंदर ना घुस सके। अब्बास, हम दोनों हवेली का कोना कोना छान मारेंगे। आओ। अब्बास मधुर के साथ चल पड़ा। खन्ना एक सोफे पर ढेर हो गया। बासु की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। सबसे पहले मधुर और अब्बास ने ग्राउंड फ्लोर की सर्चिंग ऑपरेशन शुरू की। ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम थे। तीनों बेडरूम से अटैच बाथरूम था। इसके अतिरिक्त एक कॉमन बाथरूम, एक किचन, 2 स्टोर रूम थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम में विपुल को रखा गया था। विपुल उस वक्त बेहोश हो गया था। पहले वो उसी बेडरूम में दाखिल हुए। विपुल बेड की बजाय फर्श पर पड़ा हुआ था। फर्श पर खून फैला हुआ था। विपुल का सिर तरबूज की तरफ फट गया था और उसके आसपास खून का तालाब सा बन गया था। विपुल उस वक्त भी सफेद सूट पहने हुए था, जो इस वक्त खून के धब्बों से सना हुआ था। तुमने एक बात नोट की? अब्बास ने कहा। जिस हथौड़े से विलासा ताले पर चोट कर रही थी उस पर खून लगा हुआ था। मैंने बाहर से देखा था। क्या? पर मैं तो नहीं देख पाया, मधुर बोला। उस वक्त तुम ताला तोड़ने में बिजी थे और मैं उस सुराग से तुम दोनों को देख रहा था जिससे तुम अंदर आए थे। इसका मतलब उसी हथौड़े की चोट विपुल भाई के सिर पर मारी गई थी। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, अब्बास बोला। विपुल को बेड पर लिटाया गया था। हाँ, और हत्यारे ने पहला वार बेड पर ही किया था। ये देखो। बेड की चादर भी खून से रंगी हुई थी। बेड पर खून की लकीर भी बनी हुई थी। फिर उसने विपुल को नीचे खींचकर गिरा दिया और ताबड़तोड़ प्रहार करके उसका पूरा सिर चकनाचूर कर दिया। विपुल ऐसी पोजीशन में नहीं था जो उसका विरोध कर पाता। मधुर ने बेडरूम से अटैच बाथरूम चेक किया। बाथरूम खाली था। उसने वार करने के बाद हथौड़ा स्टोर रूम में रख दिया था। मधुर बोला। विलासा हथौड़ा स्टोर से ही लेकर आई थी। दोनों बेडरूम से बाहर आ गए। फिर वो दूसरे बेडरूम के दरवाजे पर आए। आगे मधुर था। वो गन ताने हुए था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और फुर्ती से अंदर दाखिल होकर वापस दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की आड़ में कोई नहीं था। अब्बास अभी बाहर ही खड़ा था। वो राहदारी में इधर उधर देख रहा था। फिर वो भी अंदर दाखिल हो गया। यहाँ बेड पर हरीश चित पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। एकदम स्थिर बाजू दोनों तरफ फैले हुए थे। उसके एक हाथ की मुट्ठी बंद थी। एक हाथ की उंगलियों में उसने 2 अंगूठी पहनी हुई थी। गले में गणपति का लॉकेट था। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। इसे गला घोंटकर मारा गया है, ये देखो, मधुर ने कहा। हरीश के गले में एक पतली नायलॉन की डोरी फंसी हुई थी जो अब भी बंधी हुई थी। अब्बास ने बेडरूम का बाथरूम भी देख डाला। बाथरूम खाली था। क्या तुम्हें लगता है वो हवेली में अब भी मौजूद है? सिवाय दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुमकिन है कोई और रास्ता हो, अब्बास बोला, जो हमारी नजर में नहीं आ रहा है। पायल का कमरा देखते हैं। पायल फर्स्ट फ्लोर पर थी। ग्राउंड फ्लोर पर तीसरा बेडरूम विलासा का था। दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। पायल के बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मधुर ने दरवाजा नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पायल, मधुर जोर से चिल्लाया। मैं मधुर, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, पायल ने अंदर से जवाब दिया। तुम लोग ने मेरे जीतू को मार दिया। पागल हो गई हो, अब्बास बोला। दरवाजा खोलो। तुम सब कातिल हो, पायल चीखी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरे जीतू को वापस लेकर आओ। मेरे ख्याल से उसे अकेला छोड़ देना ही ठीक होगा। उसे सदमा पहुंचा है। अभी वो ठीक है। जब उसे भूख प्यास लगेगी तो खुद ही दरवाजा खोलेगी। वो खन्ना की मैनेजर है। खन्ना के कहने पर दरवाजा खोल देगी, अब्बास ने कहा। हम दूसरे कमरे में देखते हैं। दूसरे कमरों में अब कोई नहीं था। सब खाली पड़े थे। हर तरफ वीराना पसरा हुआ था। सेकंड फ्लोर पर एक बड़ा स्टोर और था। उसमें सामान भरा पड़ा था। एक एक कनस्तर बोरों को उठा उठाकर देखा गया। बोरों को खोला भी गया, पर यह दिल बहलाने की बात थी। भला इतना शातिर हत्यारा बोरों में क्यों छुपता? छत भी सुनसान पड़ी थी। दोनों छत पर आकर ताजी हवा फेफड़ों में भरने लगे। डॉक्टर बासु ने सोचा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया जाए। कुछ नहीं तो चाय ही बना ली जाए। बासु को खाना बनाना आता था, लेकिन अभी चाय की तलब महसूस हो रही थी। डॉक्टर बासु किचन में आ गया। हवेली के इस बड़े किचन में वो पहली बार आया था। आज सुबह से ही भागम भाग मची थी। किसी को भी खाने पीने की सूध नहीं थी। आज किसी ने चाय तक नहीं पी थी। बासु को ध्यान आया कि इसी किचन में शंकर को मारा गया था।
उस वक्त जितेश ड्राइंग रूम में बैठा था जब शंकर किचन में चाय बनाने आया होगा और फिर वो किचन से बाहर नहीं जा सका। इसी जगह उसकी लाश मिली थी। हवेली के अंदर से अगर कोई किचन में आता तो उसे देख लिया जाता। तो क्या वो बौना बाहरी दीवार के रास्ते सीधा किचन में आया था? बासु सोच रहा था कि यह सवाल पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि शंकर को किचन में मारने वाला किस तरह किचन में आया। शंकर और जितेश पहरा दे रहे थे। अगर कोई हवेली के मुख्य द्वार से अंदर आया होता तो उनकी नजर में जरूर आ जाता। बौने ने पहले इन दोनों को ही ठिकाने लगाया होगा, उसके बाद उसने अंदर मूव किया होगा। अचानक बासु की निगाह किचन के स्लैब के 4 फुट ऊपर खुले रोशनदान पर टिक गई। किसी का भी ध्यान अब तक उस तरफ नहीं गया था कि उस रोशनदान पर ना तो कोई ग्रिल है ना कोई पट है। वो पूरी तरह चौपट खुला हुआ था। कोई भी इंसान उसमें से अंदर बाहर जा सकता था। बासु चाय बनाना तो भूल गया और स्लैब पर चढ़कर रोशनदान से बाहर झांकने लगा। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने नीचे निगाह डाली। रोशनदान के ठीक नीचे पत्थरों का एक चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर चढ़कर कोई भी उस रोशनदान तक पहुंच सकता था। उसने निगाह घुमाई तो वैसा ही एक चबूतरा और दिखाई दिया। किचन की दीवार कॉमन बाथरूम से जुड़ी हुई थी। यह चबूतरा बाथरूम के नीचे बना हुआ था और वहां भी रोशनदान खुला हुआ था। अब बासु की समझ में आ गया था कि बौना हवेली के अंदर आने के लिए इन्हीं 2 रास्तों का प्रयोग करता है। वो इस रास्ते से अंदर आया, फिर शंकर का कत्ल करके इसी रास्ते से बाहर निकला होगा और जितेश का कत्ल करने के लिए रोशनदान से बाथरूम में एंटर हो गया। शावर चलने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं सुनाई दे सकती थी। शावर चलने की आवाज बासु को भी सुनाई दे रही थी। बासु ये बात मधुर और अब्बास को बताने के लिए स्लैब से नीचे उतरा और किचन से बाहर आ गया। खन्ना अभी तक बाथरूम में ही था। मधुर मुंडेर के पास खड़ा वीरान पूरे गांव को देख रहा था। वो कुछ सोच रहा था। अब्बास एक तरफ बैठा योगा का प्राणायाम करने में व्यस्त था। वो अपने शरीर में ऑक्सीजन द्वारा एक नई एनर्जी का फ्लो बढ़ाना चाहता था। अचानक मधुर मुंडेर से हटकर अब्बास के पास आकर बैठ गया। विराट खन्ना, वो बड़बड़ाया। क्या हुआ विराट खन्ना को? अब्बास ने चौंकते हुए कहा। क्या तुमने ये सोचा कि हम सबको कत्ल करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? ये गुत्थी तो समझ नहीं आ रही। अगर ये पता चल जाए कि जुर्म करने की वजह क्या है तो मुजरिम की शिनाख्त बड़ी आसानी से हो जाती है। वो जो कोई भी है उसने पूरा काम एक मास्टर प्लान बनाकर किया है और वो मास्टरमाइंड हम में से कोई भी हो सकता है। यस, वो हम में से ही कोई है, मधुर बोला। बहुत सोच विचार के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंचा हूं। कौन है? विराट खन्ना, मधुर ने कहा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पहले मेरी दलील सुन लो, उसके बाद बहस करना। अब्बास खामोश रहा। उसने प्राणायाम की प्रक्रिया रोक दी। विराट खन्ना की पिछली 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी और वो सड़क पर आ गया था। फिर विपुल भाई को उसने तैयार किया कि उसकी फिल्म आखिरी सड़क को फाइनेंस कर दे। विपुल कैसे तैयार हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है। विपुल को विलासा ने तैयार किया था कि वो खन्ना को फाइनेंस कर दे। ओके। उसके बावजूद भी खन्ना ने पूरी यूनिट के कुछ खास लोगों का इंश्योरेंस करवाया। आउटडोर जाने पर सभी करवाते हैं, अब्बास का उत्तर था। मेरी जानकारी के अनुसार यह इंश्योरेंस करीब 1000 करोड़ का हुआ है। उसमें जूनियर आर्टिस्ट शामिल नहीं थे और ना ही असिस्टेंट शामिल थे। इंश्योरेंस यूनिट के प्रमुख लोगों का करवाया गया। हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप वगैरह हम सबके साइन लिए गए थे। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर हम सबका कत्ल हो जाए तो खन्ना को फिल्म बनाए बिना ही 1000 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा। 200 करोड़ तो मेरा ही है, 100 करोड़ तुम्हारा है। अब बोलो, क्या ये 1000 करोड़ का गेम नहीं है? अब्बास सोच में पड़ गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोला, लेकिन वो बौना? बौना एक खतरनाक मुजरिम है, मधुर बोला। हो सकता है उसका यहाँ कोई गैंग भी हो जो भूत प्रेतों की अफवाह फैलाकर यहाँ लूटपाट करता हो। जो भी इस आखिरी सड़क पर आता है ये गैंग उसे जिंदा वापस नहीं जाने देता। अगर वो प्रेत होता तो यहाँ और भी आत्माएं होती। रहा इस हवेली का सवाल, क्योंकि हवेली के वारिस पहले ही मर चुके हैं इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी यहाँ नहीं आया होगा। कोई आया भी होगा तो उसे मार दिया गया होगा। खन्ना ने किसी तरह इस गैंग से सेटिंग करने के बाद ये लोकेशन फाइनल करनी होगी। वो किसी न किसी माध्यम से बौने को सारी जानकारी देता होगा, वरना बौने को अंदर मौजूद हर आदमी के बारे में कैसे जानकारी हो सकती है? जैसे कौन किस बेडरूम में अकेला है, उसने अकेले शख्स पर ही वार किया है। जो किचन में गिरा वो अकेला था, जो बाथरूम में अकेला था वो भी अकेला था, भुवन बाहर अकेला गया था, डैनी छत पर अकेला था, चोटी वाला अकेला था, जोसेफ अपने कमरे में अकेला था, हरीश अकेला था, विपुल अकेला था। उसे किसने ये जानकारी समय समय पर दी? और इस वक्त विलासा और पायल भी अकेली है। विलासा तो तब तक दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक मैं उसे आवाज नहीं दूंगा, और फिर विलासा के पास गन भी है।
वो पूरी तरह चौकस है। रहा पायल का सवाल, तो वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। तुम्हारी बात में दम है मधुर, अब क्या किया जाए? हमें खन्ना को बंधक बनाना होगा। उसे किसी एक कमरे में बंद करना होगा ताकि वो किसी भी सूरत में बौने से संपर्क ना कर सके। हम खन्ना से पूछताछ करेंगे, 2-4 हाथ पड़ते ही वो सब उगल देगा। क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? अब्बास दुविधा में था। अगर हमें जान बचानी है तो ऐसा करना ही होगा। अभी वो कुछ निर्णय कर ही रहे थे कि किसी के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। दोनों चौकस होकर गुमटी के पास आ गए और दाएं बाएं पोजीशन ले ली। हाथ में माउजर लिए विलासा गुमटी के बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। मधुर और अब्बास आड़ में छिपे हुए थे। अचानक आहट पाकर विलासा पलटी। उसकी गन मधुर और अब्बास की तरफ तन गई। उसने दोनों हाथों से गन थामे हुए थी। गन तो अब्बास और मधुर ने भी तानी हुई थी, पर फिर हाथ नीचे करते हुए गहरी सांस ले ली। अरे ये तुम हो? मधुर ने गहरी सांस ली। ओ गॉड, मैंने उसे देखा था। किसे? अब्बास ने पूछा। शायद वो नीचे किसी कमरे में घुस गया है। पायल के कमरे में, विलासा बोली। उसने पहले मेरा दरवाजा नॉक किया, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर आर्मी के बूटों जैसी आवाज दूर जाती सुनी। वो सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा था। उसके बूटों की आवाज सुनकर मैं समझ गई कि वही बौना है। मैंने समझा वो ऊपर चढ़ गया है, इसलिए मैं यहां तक आई। पर कम ऑन अब्बास, मधुर ने कहा। वे लगभग दौड़ते हुए नीचे आए। उन्होंने धाड़ धाड़ करके सभी कमरे खोल डाले, फिर अचानक ठिठक गए। विलासा उनके पीछे पीछे थी। पायल गुमसुम सी बेड पर लेटी थी। वो जाग रही थी और वो सोनी छत को निहार रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ पैन हुई। तो कौन? उसने पूछा। जितेश। उसे जितेश की आवाज सुनाई दी। पायल को ध्यान ही नहीं रहा था कि जितेश मर चुका है। वो बेड से उठी और लपक कर दरवाजे पर आई। फिर उसने दरवाजा खोला ही था कि कोई भद्दी सी चीज उसके कंधों पर आ चिपकी और उसके मुंह पर एक टेप चिपक गया। उसने अपनी गर्दन पर कसी 2 टांगों को देखा जिसमें आर्मी बूट थी। उसकी गर्दन उन्हीं टांगों की गिरफ्त में थी और फिर दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया गया। पायल लड़खड़ाकर गिर पड़ी। फिर उसने उस बौने को देखा और खौफ से चीखना चाहा, पर चीख मुंह में ही फंसी रह गई। बौने ने अपना एक पैर उसके सीने पर रखा, फिर अपने पीठ से एक कैन उतारी। कैन का तरल पायल पर छिड़कने लगा। पायल तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसे पेट्रोल की गंध महसूस हुई। पायल ने उस पैर को सीने से हटाना चाहा जो बौने का पैर था और उसमें आर्मी बूट था। वो अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा हुआ था। बौने ने अपना पैर हटाया और एक ठोकर पायल के सिर पर मारी। पायल बेहोश हो गई। वो औंधी हो गई। बौने ने अपने कमर पर लटक रहे केन से एक रस्सी निकाली और पायल के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। फिर उसने पेट्रोल बेड पर छिड़का। दूसरे कंधे पर लटकी लालटेन को उसने पायल पर उलट दिया। पायल के जिस्म ने आग पकड़ ली। बेड ने भी आग पकड़ ली। बौना उसके बाद दरवाजे से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आया। उस समय बासु किचन में चाय बना रहा था। बौना उस बाथरूम में दाखिल हो गया जहां शावर चल रहा था और खन्ना शावर के नीचे बेहोश पड़ा था। बौने ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और रोशनदान से बाहर निकल गया। उन्हें आग की बू महसूस हुई। फिर वो तेजी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर आए और उनके छक्के छूट गए। पायल वाले कमरे में आग के शोले बाहर तक दिखाई दे रहे थे। वे तेजी के साथ उसी कमरे के बाहर आ गए। कमरे से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। पायल आग के शोलों में घिरी हुई थी। वो फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। कमरे में बेड भी आग के शोलों में घिरा हुआ था। मधुर ने कमरे में दाखिल होना चाहा, पर विलासा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। हो सकता है वो अब भी अंदर हो, विलासा ने कांपते स्वर में कहा। ऐसी की तैसी मधुर पागलों की तरफ फायर करता हुआ अंदर घुस गया। वो सीधा बेडरूम में पहुंचा और वहां से पानी की बाल्टी भरकर उसने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब्बास तेजी के साथ मुड़ा। वो बेडरूम के दूसरे कमरे में गया और वहां बाथरूम से पानी की बाल्टी भरकर वापस लौटा। उसने भी आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। अब वे दोनों कमरे में लगी आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विलासा ने भी उसकी मदद की। वो तीसरे कमरे से पानी की बाल्टी भर लाई। तीनों आग बुझाने की कोशिश करने लगे, वरना ये आग पूरी हवेली में फैल सकती थी। तीनों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। फिर मधुर पायल के पास पहुंचा। आग तो बुझ चुकी थी, पर पायल बुरी तरह से जल गई थी और अब उसमें जान बाकी नहीं थी। वो सिर्फ एक जली हुई लाश थी। ये बासु और खन्ना कहाँ है? अचानक अब्बास को उन दोनों का ख्याल आया। क्या उनको ऊपर नहीं आना चाहिए था? अगर वो ड्राइंग रूम से ऊपर आया तो वो दोनों क्या कर रहे थे? वो दौड़कर फर्स्ट फ्लोर से नीचे भागे। बासु किचन में खड़ा था। उसकी दोनों टांगे कांप रही थी। वो रोशनदान की तरफ देख रहा था जहां एक काला चेहरा चला आ रहा था। मरने वाले की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है बासु, वो कह रहा था। ये वही बौना था।
थोड़ी देर में ये पूरी हवेली जलकर राख हो जाएगी। जान बचानी है तो इसी रोशनदान से बाहर आ जाओ। अंदर गए तो आग में फंसकर भस्म हो जाओगे। सब जलकर मरने वाले हैं। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। आओ दोस्त, बाहर आ जाओ। बासु ने आग की गंध महसूस की। वो किचन में फिर से चाय बनाने आया था। खन्ना का शावर अब भी चल रहा था। पता नहीं वो इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा था। निकलो बाहर, बॉने ने कहा, वरना मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम गलती से इन लोगों के साथ चले आए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें कत्ल कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा नाम मरने वालों की सूची में नहीं है, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा लगा जैसे बासु को उसने हिप्नोटाइज कर दिया है। वो रोशनदान से हट गया। बासु ने अंदर से चीख पुकार की आवाज सुनी। कोई आग आग चिल्ला रहा था। बासु तुरंत स्नैप पर चढ़ गया। फिर उसने रोशनदान में अपना सिर डाला और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ये कोशिश की, उसे किसी ने पकड़कर बाहर खींच लिया और बासु अब बाहर आ गया। उसे बौने ने ही पकड़कर बाहर खींचा था। बौना चबूतरे पर खड़ा था। बासु ने कांपते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। अगर मुझे तुम्हें कत्ल करना होता तो अब तक तुम्हारा सिर काट देता। मैं तुम्हें मौत की इस हवेली से आजाद करना चाहता हूं, क्योंकि तुम गुनहगार नहीं हो। इत्तेफाक से इन लोगों के साथ आ गए। आओ मेरे साथ। बासु उसके साथ साथ चल पड़ा। बौने की पीठ पर एक बैग फिक्स था। बासु को लेकर वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गया, जो लोहे का बना था। सबसे पहले ये पत्थर हटाने हैं, जिनकी दीवार चीन दी गई है। मैं अकेला ये काम करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें पत्थर हटाने हैं, फिर मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। दोनों तेजी से पत्थर हटाने लगे। बौने का डर बासु के मन में कुछ कम हो गया था। उस वक्त उसके पैरों में आर्मी के बूट थे और आर्मी जैसी ड्रेस पहने हुए था। उसका सिर तरबूज की तरह गोल और बड़ा था। नाक भी भद्दी थी। होंठ पतले पतले थे। आंखें छोटी छोटी थी। पर ये सब क्यों किया तुमने? क्या तुम भूत नहीं हो? बासु ने पत्थर हटाते हटाते पूछा। लंबी कहानी है दोस्त, बाहर चलकर सुनाऊंगा, बौने ने जवाब दिया। ये एक हैरत अंगेज लव स्टोरी है। मैं गौरी को बेहद प्यार करता था। गौरी? गौरी कौन? वो इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी। जिस बस में बारात लौट रही थी, मैं उसकी छत पर चढ़ गया। उसका दूल्हा एक 18-20 साल का लड़का था। बहुत सीधा साधा, भोला भाला और मासूम। जब बारात आई तो वो गौरी की सहेलियों के साथ हंसी मजाक भी नहीं कर रहा था। बड़ा खामोश मिजाज का था। गौरी को अच्छा दूल्हा मिला था, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे सिवाय कोई उसका पति बने। वे पत्थर हटाते जा रहे थे। तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का 6वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।